नमस्कार। आज के इस बातचीत में हम ये विषय रखना चाहते हैं कि प्राचीन शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुलों की अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी, उनका अर्थ प्रबंधन क्या होता था, उनका काम कैसे चलता था। हमने एक पिछले व्याख्यान में बताया कि ये गुरुकुल बहुधंधी हुआ करते थे, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक कितनी तरह के गतिविधियों के केंद्र हुआ करते थे। तो उनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी। हमने पिछले किसी व्याख्यान में ये चर्चा किया कि ये गुरुकुल प्रायः गांवों के, बस्तियों के, नगरों के करीब प्राकृतिक वातावरण में, वनस्थली में, जंगल की शुरुआत होती थी, वहाँ बनते थे, रहते थे, जहाँ से शिक्षा अध्ययन से अवकाश प्राप्त करके बच्चे गांव में जाकर के भिक्षार्जन कर ले आते थे। उनके भिक्षार्जन पर भी रोक थी, इससे ज़्यादा घरों में भीख नहीं मांगना, इससे ज़्यादा प्रतिदिन नहीं ले आना। तो इस सब रेस्ट्रिक्शंस के साथ मधुकरी वृत्ति से थोड़ी छोटी छोटी वृत्तियों से अर्थ संचय किया जाता था और बड़े त्याग संयम के साथ आश्रम में बच्चे रहते थे, अतिथि रहते थे। बताए कि वहाँ पर बहुत विस्थापित लोगों को भी आश्रय मिलता था, अनाथ लोगों को भी आश्रय मिलता था ऐसे आश्रमों में, और वानप्रस्थियों को भी वहाँ जगह मिलती थी ऐसे गुरुकुलों में। जो जिस लायक होता रहा होगा उस लायक काम करता रहा होगा, बाकी वहाँ सब लोग रहते थे। वहाँ धन की व्यवस्था क्या होती थी, तो बिना सामाजिक सहयोग के ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। समाज से भी किसी एक ही व्यक्ति से ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखी जाती थी। तभी तो मधुकरी वृत्ति अपनाई गई, भिक्षार्जन से बच्चे खाने पीने की चीज़ें जुटाते थे। यदि कोई राजा महाराजा दान करना चाहता रहा होगा तो ज़रूर उसे भी स्वीकार किया जाता था, क्योंकि गुरुकुलों के आचार्य जो बहुत बड़ी संख्या में विद्यार्थी रखते थे उनको कुलपति कहा जाता था। ऐसे बहुत बड़े बड़े कुलपति भी थे उस समय। और जब हम इन गुरुकुलों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उस समय जैसे भरद्वाज ऋषि का आश्रम था प्रयाग में, वो भी कुलपति माने गए थे। बताते हैं कि वहाँ 10,000 विद्यार्थी जिस गुरुकुल में रहें, जिस स्कूल में रहते हैं, उनको कुलपति कहा जाता था। याज्ञवल्क्य भी ऐसे ही एक महर्षि थे, वो बहुत बड़े कुलपति थे। तो ये लोग बड़ी बड़ी सभाओं में जाते थे, जहाँ शास्त्रार्थ जीतते थे, वहाँ उनको पुरस्कार मिलता था। जैसे आप देखिए तो याज्ञवल्क्य हजारों गाय जनक जी के यहाँ से हकवा ले आए थे, जिसके एवज में उनको गार्गी से शास्त्रार्थ करना पड़ा था। तो इस तरह से दान दक्षिणा, बड़े बड़े यज्ञ करवाने आचार्य जाया करते थे, गुरु जाया करते थे, वहाँ से दक्षिणाएँ आती थी। तो इन सब से काम चलता था। राजा महाराजा लोग ब्राह्मणों की गुरुदक्षिणा, क्या नाम है, विद्यार्थियों की गुरुदक्षिणा इत्यादि दे दिया करते थे। कौश और बर्तन की कहानी से ऐसे पता चलता है। इस प्रकार जो कुछ आ जाता था आकाशवृत्ति से, उससे आश्रमों का, गुरुकुलों का काम चलता था। संयम से, त्याग से। गायें रखी जाती थी, गोपालन होता था। गायें चराने का बड़ा वर्णन है। जैसे धौम ऋषि का जो मैंने वेद की कहानी कही थी एक दिन, कि वेद को गुरुजी ने खाने पीने के बड़े नियंत्रण में रखा था और उसको गाय चराने के लिए भेज दिया करते थे। उनकी जो शिक्षा देने का ढंग होता था गुरुओं का वो भी बड़ा अनूठा होता था। वो छात्र को देख लेते थे कि इसको इस तरह से सिखाना है, उस तरह से सिखाते थे। वेद को कभी पढ़ाया नहीं गुरुजी ने, धौम ऋषि ने। उसे सेवा वा लेते रहे, गाय चरवाते रहे, खाना कम देते थे। जब वो दूध पी लेता था गायों के थन से जंगल में तो उसको मना किए। फिर वो जब बछड़े दूध पीते थे गाय के थनों से तो उनके मुंह से झाग निकलता था, बच्चों के मुंह से, बछड़ों के, तो वो झाग चाट लिया करता था। उसके लिए भी गुरुजी ने मना किया। तब कोई किसी पेड़ पौधे की पत्ती खा लिया, अंधा हो गया वेद।
रात भर कुएं में गिरा पड़ा रहा। गुरुजी दूसरे दिन खोजने गए तो वेद ने बताया कि ऐसे गुरुजी मंधा हो गए। तो गुरुजी ने उसे निकाला नहीं कुएं से। देखिए क्या ट्रेनिंग है गुरुजी की। धौम ऋषि ने वेद को निकाला नहीं कुएं से, बल्कि कहा कि तुम ये एक कोई स्तोत्र बता दिया, कहा कि ये सूक्त है अश्विनी कुमारों का, इसका जाप करो, वो देवताओं के वैद्य हैं, वो आएंगे तो तुम्हारी दवाई कर देंगे। तो उसने सूक्त खूब वाचन किया। अश्विनी कुमार आए, उसको जो दवा खाने को दिए वो मालपुआ में दवा बना के ले आए थे, मेडिकेटेड तरीके से। उसके हाथ पे रखे वेद के, तो वेद क्या कहा कि ये क्या चीज़ है, तो बोले कि ये खाओ, इस दवा है, मालपुआ में है। तो बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, बिना गुरु के आदेश से मैं कुछ नहीं खाऊंगा, और मुझे ये सब खाने को मना किया, किसी का दिया हुआ मना कर दिया वेद ने। तो गुरु जी धौ में बुलाए गए, धौ ने आदेश दिया कि नहीं खाओ वेद, तो वेद दवाई खाया, तो उसको दृष्टि आ गई और गुरु की कृपा से उसे वेद का सारा ज्ञान प्राप्त हो गया। ये देखिए ट्रेनिंग का तरीका था, गुरु के सिखाने का तरीका था। और आश्रमों में इस तरह से काम लेते थे, सेवा लेते थे बच्चों से, गाय रखवाते थे, गाय की सेवा करवाते थे, खुद भी सेवा करते थे। राजा महाराजा लोगों से भी गाय की सेवा करवाने के प्रमाण हैं। जैसे एक राजा थे दिलीप, उनके संतान नहीं है, तो वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, तो वशिष्ठ जो हैं नंदिनी गाय की तरफ इशारा करते हैं कि ले जाओ, इसकी सेवा करो महाराज, इसके प्रसाद से, इसकी कृपा से आपको संतान होगा। तो दिलीप की गौ सेवा प्रसिद्ध है। जब हम कालिदास का रघुवंश पढ़ते हैं तो उसमें इसका जिक्र और वर्णन है। तो गुरुकुलों में इस तरह के खूब वर्णन हमको मिलते हैं उस समय के गतिविधियों का, कैसे वहाँ काम चलता था, कैसे गोपालन होता था। यही तनय नहीं है, वहाँ कृषि इत्यादि भी होती थी, खेती भी गुरुकुलों में होती थी। वो आत्मनिर्भर होते थे कुछ गुरुकुल इस तरह से, कुछ ऋषिकुल। जैसे देखिए धौम्य के आश्रम में खेती भी होती थी, तभी तो आरुणि को उन्होंने धान के खेत से पानी उतर न जाए ये देख रेख करने के लिए भेजा था, और पानी बड़े वेग से उतर रहा था तो आरुणि जो उस पर लेट गया मेड़ पे। एक ऐसे भी गुरुकुल का प्रमाण मिलता है कि ऋषि जो खेती किए थे अपने यज्ञ कार्य के लिए, बच्चों के लिए, आश्रमवासी बच्चों के लिए, अतिथियों के लिए खेती किए थे। तो खेती में फसल लगी थी, एक तोते को उन्होंने देखा कि वो बाली तोड़ करके लेके उड़ा, तो वो ऋषि उसको बहुत दौड़ाए थे, बहुत दौड़ाए, अंत में उसके मुंह से वो बाली नोच ले आए, माने पा गए, वापस लेके आए। इस पर किसी ने उनसे कहा कि आखिर आप तो ये परोपकार के लिए ही सब कर रहे हो ना, तो उससे क्यों छीन लिया? तो ऋषि ने बताया कि वो इस उद्देश्य से था, उसको तो दिया भी जाता है, वो दिया हुआ अलग खाए। या अभ्यागतों ऋषियों देवताओं के निमित्त था। तो बड़ा विचित्र सा गुरुकुल का चित्र मिलता हमको प्राचीन काल का। एक बात और बताऊं, इन गुरुकुलों को जो ग्रांट कहीं से समाज से मिल जाया करता था, भिक्षा के रूप में या सहायता के रूप में, उसका तो वर्णन नहीं मिलता। लेकिन ये लोग जो उपार्जित करते थे खेती इत्यादि से, ऋषि मुनि लोग, या अगल बगल से जंगली अन्न नोच ले आते थे, सुड़क ले आते थे, जैसे निवार जिसको आज तिन्नी का चावल कहते हैं, ये ऋषि अन्न था। ऋषि लोग इसको ले आते थे, इसे देव कार्य करते थे और खाते पीते थे बेचारे। तो निवार है, सावा है, कोदो है, ये ऋषि अन्न थे, आसपास उगते थे घास फूस जैसे, उसको ये लोग सुड़क ले आते थे, नोच ले आते थे। तो इस तरह से जो कुछ उपार्जित करते थे मेहनत करके या खेती करके, खेती बोली या कियारी में कुछ उपज गया, उसमें जो कुछ पैदा होता था उसका छठा हिस्सा उस समय के नियम के अनुसार राजा को मालगुजारी के लिए निकालते थे। जैसे आम जनता उत्पादन करके छठा हिस्सा राजा को मालगुजारी देती थी, ऐसे ऋषि मुनि लोग भी गुरुकुलों से भी मालगुजारी देते थे राजा को। इसके भी वर्णन मिलते हैं। तो वो मालगुजारी इतनी कम होती थी कि राजा तक कैसे पहुंचाई जाए, और राज कर्मचारी घूम घूम के जंगल में वसूलेंगे नहीं, बहुत कम इनकम है। तो ये लोग उस राजा के अन्न को किसी तालाब के किनारे, किसी पेड़ के नीचे, किसी कुआं के किनारे, कहीं रास्ते चौराहे पे ले जाके रख देते थे कि राजा के जानवर खाएंगे, राजा के पक्षी खाएंगे इसको, ये जंगल राजा का है। आज हमारी शिक्षण संस्थाएं ग्रांट तो लेती हैं,
लेकिन वो आत्मनिर्भरता की तरफ कम ध्यान देती हैं कि आत्मनिर्भर हो जाएं, अपने से अपना खर्चा चलाएं। अपना खर्चा भी बहुत बढ़ा देती हैं, बिना पैसा के आज शिक्षा नहीं पाई जा सकती और बहुत महंगी हो गई है शिक्षा। प्राचीन गुरुकुल व्यवस्था देखते हुए लगता है कि ये नहीं सही व्यवस्था है। इतना ज़मीन बेकार पड़ी रहती शिक्षण संस्थाओं में, वहाँ हम क्यारी वो लगा करके अनाज नहीं पैदा करते, सब्जी नहीं पैदा करते। और पुराने गुरुकुलों में तो पैदा भी करते थे, उसमें राजा को टैक्स भी देते थे सरकार से, न केवल ग्रांट लेना। माने ग्रांट, आज हम ग्रांट लेते हैं, बदले में क्या दे पाते हैं? वो लोग तो जो सेल्फ उत्पादन करते थे उसमें सरकार को टैक्स भी देते थे। ये हमारी गुरुकुल की प्राचीन व्यवस्था थी। अब हम देखते हैं कि उस समय जो गुरुकुल चलते थे वो 3 प्रकार के गुरुकुल चलते थे उस समय। एक तो घरों में गुरुकुल चलते थे। ब्राह्मण लोग जो समाज के ब्रेन माने जाते थे, तो शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना ये उनका कर्तव्य होता था। वो लोग अपने घरों में बच्चों को रख करके गुरुकुल चलाया करते थे। ऐसे ये गुरुकुल प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेकर के अंग्रेज़ों के भारत आने तक जीवित रहे हैं, परंपरा में रहे हैं और चलते रहे हैं। लाखों ब्राह्मण, जब अंग्रेज़ भारत आए, इस पर किसी दूसरे दिन चर्चा करेंगे कि अंग्रेज़ों के भारत में आने तक भारत की शिक्षा व्यवस्था क्या थी। तो ये घरेलू गुरुकुल जो चलते थे, जो इंडिविजुअल अपने परिवारों में लोग, विद्वान लोग बच्चों को बुला करके पढ़ाया करते थे। इन गुरुकुलों का काम कैसे चलता था? एक दिन बताए थे कि वो भी समाज के उस पे चलता था, दया पे चलता था। ऐसे लोगों को लोग सिद्धा, पिसान, भीख दे देते थे। ब्राह्मणों का ऐसे चलती थी जीविका। इसके अलावा हर गांव में एक ग्राम पंचायत मंदिर या ऐसा कोई सामाजिक स्थल निर्धारित कर देती थी, जहाँ पे बच्चे गांव के इकट्ठा होते थे और उनको शिक्षा दी जाती थी। तो ये पंचायती गुरुकुल हुआ, गृह गुरुकुल, पंचायती गुरुकुल। इसका भी वर्णन हमें अंग्रेजों के आने तक अविच्छिन्न रूप से मिलता है। आदि का प्राचीन काल से लेके 6वीं शताब्दी तक हमें इस तरह के गुरुकुलों के प्रमाण मिलते हैं। आप कादम्बरी हर्षचरितम पढ़िए, 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है। बाणभट्ट बताते हैं कि उनके पूर्वज जब अग्निहोत्र त्याग करके पसीना पसीना होकर के उठते थे और अपनी सीट पे गुरु के सीट पे बैठते थे, तो बच्चे आ जाते थे, तब वो बच्चों को पढ़ाते थे। तो इस प्रकार से सरस्वती उनको पंखा झलती थी, यानी वो विद्यादान करते हुए अपना पसीना सुखाते थे। अपने पूर्वजों का वर्णन करते हुए बाणभट्ट लिखते हैं। तो ये जो परिवारों में गुरुकुल चला करते थे वो तब तक चले। उसके बाद जो हमारे यहाँ, हमारे भारत के इतिहास में इस्लामिक पीरियड आया, उसमें सल्तनतों के कितने उलटफेर हुए। फिर भी गांव उजड़ते थे, कहीं बसते थे, वहाँ पंचायतें बनती थी, वहाँ पंचायती गुरुकुल बन जाते थे, वहाँ घरेलू गुरुकुल चलने लगते थे। और ये अंग्रेज़ों के शासन के समय तक, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, उसने इस गुरुकुल व्यवस्था को तोड़ नहीं दिया, पंचायती गुरुकुलों को तोड़ नहीं दिया, तब तक ये गुरुकुल चलते रहे। इसके अलावा टोल बाजार और नगरीय गुरुकुल, इनके हमें उदाहरण मिलते हैं। जैसे काशी के गुरुकुल, तक्षशिला के गुरुकुल। काशी के जो गुरुकुल थे बड़े प्रसिद्ध थे। मेरा बच्चा काशी से पढ़ के आया। उस समय बड़े बड़े विद्वान, गुरुकुल के आचार्य भी अपने बच्चों को दूसरे ऐसे प्रतिष्ठित गुरुकुलों में और ऊंची विद्या लेने के लिए भेजते थे। जैसे श्वेतकेतु को भेजा था उसके पिता ने, अरुण ने। अरुण खुद ही बड़े विद्वान थे, श्वेतकेतु को दूसरे गुरुकुल में पढ़ने को भेजा था और विद्याएं। ऐसे ही काशी से पढ़ के आए, इसका बड़ा नाम होता था। तक्षशिला के स्नातक हैं। तो उस समय काशी और तक्षशिला आजकल की यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी नहीं होते थे। यहाँ वही गृह गुरुकुल होते थे, बड़े बड़े विद्वानों के गुरुकुल होते थे, जिसमें बच्चे आके पढ़ते थे, लौट के जाते थे। तो नाम होता था कि काशी से पढ़ के आए। तो काशी के गुरुकुल, तक्षशिला के गुरुकुल, नवद्वीप के गुरुकुल, ऐसे नगरीय, टोल और बड़े बड़े प्रसिद्ध गुरुकुलों के भी हमें उदाहरण मिलते हैं। इसके अलावा आजकल के सेंस में जो विश्वविद्यालय एक परिसर के अंदर बना करके गुरुकुल का माने यूनिवर्सिटी टाइप का गुरुकुल, ऐसे भी गुरुकुलों का हमें साक्ष्य मिलता है। बाद में बौद्ध युग में नालंदा का विश्वविद्यालय
ऐसे आजकल के आधुनिक सेंस का विश्वविद्यालय था। यह विश्वविद्यालय इस तरह के जो बड़े गुरुकुल होते थे, जो अरेंज ढंग से बसाए गए होते थे, उनको बहुत बड़े बड़े राजा महाराजाओं से ग्रांट मिलता था। ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है जब जैसे हम राहुल सांकृत्यायन की बोलगा से गंगा पढ़े। राहुल सांकृत्यायन इस बात को बड़ा कमेंट करते हैं कि ये तक्षशिला में नालंदा में पढ़ने वाले राजाओं के ग्रांट से ऐश करने वाले शिक्षक विद्यार्थी जो बढ़िया चावल खाते हैं, बढ़िया खाना खाते हैं, ऐसे कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे सरकारी ग्रांट आती थी राजाओं महाराजाओं की। तो आजकल के विश्वविद्यालय के सेंस के भी गुरुकुल मिले हैं, हमारे इतिहास में हैं। और व्यक्तिगत घरों में जो गुरुकुल चलते थे, पंचायती गुरुकुल चलते थे, इनकी जो व्यवस्था होती थी, अन्न की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था, ये समाज के सहयोग से चलती थी और छोटे छोटे सहयोग से चलती थी। कोई बड़ा दानी कभी मिल गया, दान दे दिया, दक्षिणा दे दिया किसी को, ऐसे समाज के चैरिटी के भाव से ये संपन्न होते थे। तो हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था बहुत कम खर्च में या स्वावलंबी ढंग से संपन्न कर ली जाती थी। इतना बड़ा शिक्षा का तंत्र इतने कम खर्च में हो जाता था। अध्यापक भी नहीं रखना पड़ता था, उसे सैलरी भी नहीं देनी पड़ती थी। ऊंचे कक्षा का विद्यार्थी छोटी कक्षा के विद्यार्थी को खुद ही पढ़ा देता था और एक्सपर्ट हो जाता था, अपने ज्ञान में निपुण हो जाता था। अध्यापक भी बन जाता था, विद्यार्थी भी बन जाता था। तो इस तरह से हमारे प्राचीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल हमें प्राप्त होते हैं, जहाँ विविध तरह के सांस्कृतिक जो विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक शैक्षिक क्रियाकलापों के सेंटर होते थे और जिनकी अर्थव्यवस्था कोई इतनी भारी नहीं पड़ती थी समाज के ऊपर, बहुत अच्छे से काम चल जाता था, बड़े संयम से, त्याग से। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी गुरुकुलों की, उसमें जो गुरुकुल प्रसिद्ध हो जाते थे, जहाँ बहुत विद्यार्थी होते थे, वो ऋषिकुल हो जाते थे। बहुत सारे ऋषि वहीं पे अपना पूरा जीवन दे देते थे और पूरा ज्ञान के लिए समर्पित होते थे, समाज के लिए काम करते थे। समाज उनका जो मिनिमम भरण पोषण होता था उसकी जिम्मेदारी ले लेता था। ये व्यवस्था थी हमारी शिक्षा की। तो ये छोटे से सर्वे के साथ इस पर बहुत कुछ कहा जा सकता है और बहुत हमारे पास सामग्री है। बड़ा लंबा हमारा इतिहास रहा है, हजारों सालों का इतिहास रहा है। हमने बड़े संक्षेप से आपको इतनी बातचीत आपसे किया कि हमारी प्राचीन जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें गुरुकुल क्या क्या फंक्शन करते थे, कैसे उनका काम चलता था, कितने स्तरों पे गुरुकुल हुआ करते थे इत्यादि। इन बातों के साथ हम आज विराम लेते हैं। प्रणाम।